दोस्तों बड़ी खबर यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपने एफएटीएफ सुना होगा। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक फ्रेमवर्क है। इट इज बेस्ड आउट ऑफ पेरिस और ये मल्टीनेशनल एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ये लोग मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस तरीके से जो कंट्रीज हैं who are actually financing terrorists, जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, वो क्या गड़बड़ कर रही हैं, उनको ट्रैक करती है। तो विवेक अग्रवाल जो कल्चर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट एफएटीएफ नियुक्त कर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे एक बात चल पड़ी है कि क्या भारत इस चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ में डाल सकता है और क्या भारत इसको परस्यू कर रहा है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग भारत वेट नहीं कर रहा था कि मिस्टर विवेक अग्रवाल बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट एफएटीएफ, फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान को डालेगा ग्रे लिस्ट में। ना, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। पाकिस्तान 3 बार पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है। पहली बार वो गया था 2 साल के लिए, उसके बाद वो गया 3 साल के लिए, फिर उसके बाद गया 4 साल के लिए। मुझे ऐसा लगता है इस बार जब पाकिस्तान जाएगा तो भाइयों वो 5 साल के लिए जाएगा सीधा ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तानियों को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता एफएटीएफ का, बिकॉज एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि सोशली, मॉरली एंड एथिकली पाकिस्तानी इसको गलत काम समझते नहीं है। मैं कोई ट्रोल करने के लिए इनको नहीं बोल रहा, मैं आपको एग्जैक्ट साल बताऊंगा कब कब ग्रे लिस्ट में गए थे। 3 बार पहले जा चुके हैं। आप देखिएगा बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि मस्जिदों के आगे, जैसे दान पेटी होती है, मस्जिदों के आगे एक बॉक्स रखा गया है जिसमें लश्कर तैयबा वाला बैठा है, जैश मोहम्मद वाला बैठा है, और जो मस्जिद में जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर निकलते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। अब आप किसी भी संस्था को आप फंड कर सकते हैं जिसकी आपकी मर्जी, और 20-50 रुपए ऐसा कोई नहीं है कि एफएटीएफ इसका कॉग्निसेंस ले। दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा वो पॉइंट नहीं है और इसका एफएटीएफ से डायरेक्टली कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ा नॉर्मल है एक टेररिस्ट आउटफिट को फंड करना, वो उसको अच्छा काम समझते हैं। यहां पे बात सिर्फ लीगैलिटी की नहीं है, यहां पे बात मोरालिटी की है, एथिक्स की है, राइट एंड रॉन्ग की है कि एक समाज, यहां पे मैं समाज, एक भारत का समाज है, एक पाकिस्तान का समाज है, तो पाकिस्तानी समाज इन चीजों को बुरा नहीं समझता, इन चीजों को इनकरेज करता है, इन चीजों को अच्छा मानता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट्स पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसे, यहां पे बेगुनाहों को मारे, तो उनको लगता है ये अच्छा काम कर रहे हैं, लिहाजा लोग उनको पैसे देते हैं। तो ये एक कहने का ये मतलब है कि एक फ्रेमवर्क है, इसका एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। पाकिस्तानी इन कामों को गुनाह नहीं समझते। अब मैं आपको बताता हूं कि कब कब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया फरवरी 2008 और जून 2010 में यह निकल गया। तकरीबन 2 साल रहा और कारण इसका था डेफिशिएंसीज इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सीएफटी फ्रेमवर्क। दूसरी बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया एफएटीएफ की, यह गया फरवरी 2012 और यह फरवरी 2015 में निकला, यानी कि 3 साल के लिए पाकिस्तान गया और फिर बोला कि साहब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसमें शॉर्टकमिंग्स थी इंप्लीमेंटेशन में और कंप्लायंस में, जो कि एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस थे, पाकिस्तानी नहीं कर पाए। और तीसरी बार जो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया है, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया है फिर से तीसरी बार जून 2018 में और 21 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि टोटल 4 साल तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। Strategic deficiencies in tackling money laundering and terrorist financing, Pakistan completed both the 2018 and 21 FATF action plans before being removed. तो दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि पाकिस्तान एक हब है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का। जितने भी गलत काम होते हैं ये पाकिस्तान में होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह होती है, पहली बात मैं आपको बता दूं, लेकिन छोटी मोटी मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज है। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, एक पूरी इंडस्ट्री है, और उससे पाकिस्तान, जो लॉन्डर्ड मनी है उससे पाकिस्तान करता है टेरर फाइनेंसिंग, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दुनिया भर के ग्रुप्स। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर एंटी इंडिया ग्रुप्स, बट पाकिस्तान ऑल्सो फंड्स एंटी ईरान ग्रुप्स एंड एंटी अफगानिस्तान ग्रुप्स।
ये पाकिस्तानी स्टेट का नेचर है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज लड़ने में थोड़ा सा झिझकती है, थोड़ा सा शर्माती है लड़ने से, लिहाजा उनको ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो उनके बिहाफ पे लड़े। अगर पाकिस्तानी फौज इतनी बहादुर होती और इतनी प्रोफेशनल होती, वो खुद लड़ती, उनको क्या जरूरत थी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की। अब मैं लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद का नाम क्यों ले रहा हूं, यह भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये आपको पता होगा कि हाफिज सईद जो कि हेड हैं लश्कर तैयबा के, उनको 33 साल की सजा मिली है, 33 ईयर्स, 33 साल की सजा। लेकिन 33 साल में कुछ लोग कहते हैं 31 साल, क्योंकि कई चीजों में उनकी जो सजा है वो कंकरेंटली चल रही है, यानी कि 31 साल के लिए तो वो जेल तो जाएंगे ही जाएंगे। और आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी स्टेट, हाफिज सईद जेल में है, यानी कि पाकिस्तान ने अपने हाथ धो दिए और बोला कि नहीं साहब, ये जो भी कहते हैं तो फिर ये तो जेल में हमने डाल दिया, जो भी इन्होंने गलत काम करे हमने उनको पनिश कर दिया, वो जेल में है। पाकिस्तान अपने आप को सेव करना चाह रहा है, क्योंकि हाफिज सईद कायदे से जेल में नहीं है। हाफिज सईद अपने एक छोटे मोटे महल में रहता है, छोटा मोटा महल छोटा होता है क्या, लेकिन हाँ एक लग्जूरियस मैंशन में वो रहता है, लग्जूरियस घर में रहता है, अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं। और पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम ने उसके घर को, हाफिज सईद के घर को, या उस जिसको मैं कह रहा हूं छोटा मोटा महल कह रहा हूं, उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया, सब जेल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि वो जेल में नहीं है, वो एक घर में है जहां पे उसको सारी सुख सुविधाएं हैं, वो अपने परिवार के साथ रहता है, अपने चेले चपाटों के साथ रहता है, और उस जगह को सब जेल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि पाकिस्तानी कानून समझता है कि ये भी जेल है, क्योंकि जज साहब ने ऐलान कर दिया कि साहब ये भी जेल है। जेल वेल कुछ नहीं है, लेकिन ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान दुनिया भर को एक मुखौटा पहन के ये समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमने तो हाफिज सईद को, वी हैव पुट हिम इन प्रिजन। अच्छा, हाफिज सईद को कब कब कितनी कितनी सजा मिली ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब ये समझाना चाहता हूं कि भाई हाफिज सईद का जो लश्कर तैयबा है वो तो यूनाइटेड नेशन से बैंड है, जैश ए मोहम्मद भी यूनाइटेड नेशंस का बैन लगा हुआ है उस पर। मेरा ये पूछना है कि पाकिस्तान ने सजा क्यों दी, पाकिस्तान ने सजा क्यों दी। पहले आप ये समझ लीजिए कि कब कब हाफिज सईद को कितनी कितनी सजा मिली, फिर मैं विवेक अग्रवाल जी जो एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, मैं वहां पे जाके आपको लूप क्लोज करूंगा। ये देखिए अपने स्क्रीन पे, हाफिज सईद को पहली सजा मिली 12 फरवरी 2020 को एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर, और इनको कन्विक्ट करा गया 2 टेरर फाइनेंसिंग केसेस अंडर पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट। इनको 5.5 साल की सजा दी गई, दोनों केसेस में 5.5, लेकिन यह बोला कि साहब क्योंकि सेंटेंसेस एक साथ रन करते हैं, कंकरेंटली रन करते हैं, तो टोटल सजा इनकी फिर 5.5 साल की ही हुई, और 15,000 रुपए का इनको फाइन यानी कि जुर्माना इनके ऊपर तय किया गया। उसके बाद उसी साल नवंबर में, यानी कि 19 नवंबर 2020, वही एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने 2 अलग टेरर फाइनेंसिंग केसेस में हाफिज सईद को सजा सुनाई, 10 साल की इंप्रिजनमेंट इनको दी, 5 साल और 5 साल प्लस 6 महीने, विथ ऑल सेंटेंसेस रनिंग कंकरेंटली विथ हिज February 2020 कन्विक्शंस अलॉन्ग विथ अ फाइन ऑफ 1,10,000 रुपए। कहने की बात यह है कि पहले 5+5 करी, फिर 10+10 करी, और बोला कि सारे के सारे एक साथ चल रहे हैं, यानी एक के बाद एक नहीं कि अगर 10-10 साल की 2 सजाएं मिली तो पहले 10 काटेगा फिर 10 काटेगा, नहीं, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, राइट। तो ये कर दिया। अब तीसरी सजा जो हाफिज सईद को मिली उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे देखिए। 8 अप्रैल 2022 एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर कन्विक्टेड इन 2 more टेरर फाइनेंसिंग केसेस फाइल्ड बाय द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो अब दोस्तों बात यह है कि इस वाले में इनको मिले 3,40,000 का फाइन, इनके ऊपर डाला गया 3,40,000 का फाइन। तो टोटल जो बनी 1, 2, 3 तीनों सजाओं को मिला के 33 साल की सजा, लेकिन कुछ कंकरेंट रन कर रही थी, लिहाजा 31 साल की सजा, ठीक है। लेकिन बात यह है, असली बात, हाफिज सईद खुला घूम रहा है, हाफिज सईद खुला घूम रहा है, हाफिज सईद को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया भर की जो कोर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस, पूरे दुनिया भर की एजेंसीज में धूल झोंकने की कोशिश करी है, झूठ बोलने की कोशिश करी है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, और ये पाकिस्तानियों ने डाला जेल में, पाकिस्तानियों ने उसको जेल में डाला है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर यूज करता है। हाफिज सईद इज गार्डेड बाय द एसएसजी। एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक कंपोनेंट है जो कि हाफिज सईद को गार्ड करता है।
ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है क्या दोस्तों? ये पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं, द एलीट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये लोग गार्ड करते हैं हाफिज सईद को, ये पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं हाफिज सईद के। इतना बड़ा एसेट है ये पाकिस्तानी आर्मी का दोस्तों। तो दुनिया को ये बोला कि साहब हमने तो उसको 33 साल के लिए जेल में डाल दिया, 33 इयर्स का उसको हार्ड लेबर है वो, जेल कुछ नहीं है, अपने वही छोटे मोटे महल में रह रहा है वो, ऐश अय्याशी की जिंदगी। एवरीथिंग इज फंडेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एसएसजी का उसको प्रोटेक्शन है, लोग आते हैं वो बाहर जाते हैं। दर्जनों रैली दोस्तों, दर्जनों रैली हाफिज सईद एड्रेस कर चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, दर्जनों रैली दंदनाता फिरता है और दुनिया भर को क्या बता रखा है, नहीं नहीं हमने तो उसको जेल में डाला है। अब दोस्तों एक और बात बताता हूं आपको, विवेक अग्रवाल जी पहुंच गए एफएटीएफ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पूरी की पूरी ये जो एविडेंस है ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पाकिस्तानियों को लगता है दुनिया बेवकूफ है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू डीलिंग विद सच अ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान whom they can fool just like that। अब दोस्तों पाकिस्तानी आवाम को, कौम को बेवकूफ बनाना क्यों आसान है? आप देखिए इनके फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की जरा स्पीच सुनिए। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक। देखा दोस्तों आपने, ऊपर से फरिश्ते आए थे, रूहानी ताकतें आई थी। जो कौम इन सब चीजों में यकीन रखे 2026 में, उनको कितना आसान होगा यह समझाना कि उन फरिश्तों में से एक हाफिज सईद है। कितना आसान होगा समझाना। तो दोस्तों यही बात है कि विवेक अग्रवाल जी को पूरी मेहनत करनी चाहिए वहां पर जाके। मेक श्योर दैट दिस टाइम पाकिस्तान गोज इनटू द ग्रे लिस्ट एंड इफ पॉसिबल इन द फ्यूचर गोज इनटू द ब्लैक लिस्ट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान इज अ स्टेट दैट ओपनली सपोर्ट्स टेररिज्म एंड नॉट जस्ट सपोर्ट्स टेररिज्म, इट इज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सोशली, मैं सिर्फ पाकिस्तानी फौज की और ऐसा ही बात नहीं कर रहा, राइट? आप किसी आम पाकिस्तानी को सड़क पे जाके पूछिए कि ओसामा बिन लादेन के आपका हीरो है कि नहीं, वो बोलेगा कि हमारा हीरो है। ये देखिए परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो रिटायर होने के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने क्या बोला, खुद सुनिए। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी। देखा दोस्तों, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, लश्कर तैयबा हमारा हीरो है, ये सब इनके हीरोज हैं और आम पाकिस्तानी भी इनको हीरो समझता है, उनको कोई वहां पे टेररिस्ट नहीं समझता। तो आप प्लीज शॉक्ड और सरप्राइज्ड मत होइएगा कि यार ये तो हाफिज सईद तो बुरा आदमी है, हाफिज सईद को आपने ऐसे खुला कैसे छोड़ रखा है, तो बुरा आदमी है। ना ना ना, पाकिस्तानियों के लिए वो फरिश्ता है।